Hello friends, welcome on Gurusila, a Padaku Adda online YouTube channel. We are talking about educational psychology. हम शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में बात कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगम विषय वस्तु की पिछली क्लास में हमने अधिगम के अर्थ को जाना, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को समझा और अधिगम की इस क्लास में हम अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम से संबंधित बहुत सी परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से हम केवल एग्जाम से रिलेटेड, परीक्षाओं से संबंधित और उन परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस में दी गई है। जो मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमारे सिलेबस में चर्चा की गई है, उनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैंने यहाँ पे लिया है। ये परिभाषाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इनकी भाषा को चेंज कर दिया जाता है। परीक्षाओं में ये परिभाषाएं कई बार रिपीट होती हैं और हर बार इनकी भाषा को चेंज कर दिया जाता है। अब ऐसे में इन्हें पहचानने के लिए हम इनके मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से इन परिभाषाओं के मूल शब्दों को मैंने यहाँ पे लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपको जो अच्छा लगे आप उसको समझ लीजिए, और अगर आप दोनों समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इन मूल शब्दों के द्वारा हम बड़ी आसानी से इन परिभाषाओं को पहचान सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, भले ही परिभाषा पूरी तरह से बदल ली जाए, लेकिन उनके मूल शब्द ज्यों का त्यों लिखे जाते हैं और इन्हें हम याद करके या ध्यान में रख करके बड़ी आसानी से इन मनोवैज्ञानिकों के नाम को पहचान सकते हैं। चलिए दोस्तों, इन परिभाषाओं को समझते हैं, जिनमें से मैंने पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो की ली है। क्रो एंड क्रो ने कहा, आदत, अभिवृत्ति एवं ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, एटीट्यूड एंड नॉलेज। आदत के बारे में हम जानते हैं, आदत जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं यदि हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन लेकर आती हैं। जो भी हमारी अभिवृत्ति होती है, हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड माने नजरिया होता है, किसी का बात करने का क्या तरीका है, उसका किसी विषय वस्तु को लेकर सोचने का क्या नजरिया है, वो उसका एटीट्यूड, उसकी अभिवृत्ति कहलाती है। उसकी ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का मतलब नॉलेज का अर्जन करना, नई जानकारी का अर्जन करना, नई जानकारी को ग्रहण करना। ये सब तीन चीजें होने के बाद जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है तो हमारा अधिगम कहलाता है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। इसके बाद दूसरी परिभाषा के रूप में हम गिलफोर्ड को जानेंगे। गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, ये परिभाषा को देखने के बाद आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, तो इससे संबंधित जो भी आपको उदाहरण ध्यान में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो अगली क्लास में मैं उस पर चर्चा करूंगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है? जैसे दोस्तों, हम लोग किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो वह भी हमें बदले में गुड मॉर्निंग बोलता है। मतलब आपके व्यवहार करने के पश्चात अगला व्यक्ति आपके प्रति वैसा ही व्यवहार करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। सरल शब्दों में हम जानेंगे कि हमारे सामने जो भी क्रियाएं हो रही होती हैं, हम उन्हें ही देखकर सीखने लगते हैं। हम समाज में रहते हैं और समाज में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उनमें से जिन क्रियाओं को समाज मान्यता देता है, उन क्रियाओं को हम ग्रहण करने लगते हैं। हम भी वैसे ही बनने लगते हैं जो समाज जिनको मान्यता देता है, और जिस कार्यों को समाज मान्यता नहीं देता है हम उन कार्यों को त्यागने लगते हैं। मतलब हम दूसरे के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं, और ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। हमारे गिलफोर्ड ने बताया था। उसके बाद तीसरी परिभाषा के रूप में हम स्किनर को जानेंगे। स्किनर ने कहा कि उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, या उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। उत्तरोत्तर का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन। अब दोस्तों, स्किनर का पूरा नाम हम जानेंगे, ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। इस परिभाषा का मूल शब्द है उत्तरोत्तर। अनुकूलन का मतलब होता है सामंजस्य, जबकि उत्तरोत्तर के बारे में हम लोग समझेंगे कि उत्तरोत्तर
उत्तरोत्तर का मतलब होता है वृद्धि दर वृद्धि। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक सीढ़ी को चढ़ने के बाद हम चौथी सीढ़ी चढ़े और फिर सीधा छत पे पहुंच जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है, क्रमबद्ध तरीके से सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पहली सीढ़ी के बाद हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं। ऐसे ही जब क्रमबद्ध तरीके से चढ़ते हैं, ऊपर की ओर पहुंचते हैं, तब जाकर हम छत पर पहुंचते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार उत्तरोत्तर का मतलब होता है कि क्रमबद्ध तरीके से ऊपर की ओर वृद्धि करना, और जिसके लिए हमें अनुकूलन की आवश्यकता पड़ती है। अनुकूलन यानी कि सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब है जब भी हम वृद्धि करते हैं तो हमें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर समझे, जब भी हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते समय में झुकना क्यों पड़ता है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि सीढ़ियों को चढ़ने के लिए झुकने की आवश्यकता है। अगर हमें छत पर पहुंचना है, हमें सीढ़ियां चढ़नी है, हमें वृद्धि करना है, तो हमें उस वृद्धि के अनुसार अनुकूलन भी करना होगा। और ऐसे ही अनुकूलन को क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर अनुकूलन। अर्थात जब भी हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि क्रमिक रूप से होती है और वो अनुकूलन के साथ होती है। वृद्धि करने के लिए हमें अनुकूलन की आवश्यकता होती है, और जब हम अनुकूलित होकर वृद्धि करते हैं तो हमारा विकास होता है, और ऐसा विकास अधिगम से संबंधित होता है। ये हमारी स्किनर की महत्वपूर्ण परिभाषा। उसके बाद चौथी परिभाषा के रूप में हम गेट्स को जानेंगे। गेट्स ने कहा कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण आया व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे आता है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग एवं अनुभव एक्सपीरियंस। दोस्तों, जब भी हमें किसी कार्य को करने की ट्रेनिंग मिलती है, जब भी हम किसी कार्य को करने का प्रशिक्षण लेते हैं, तब हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। और जैसे ही हम उस कार्य को बार बार करने लगते हैं तो उसमें आई हुई गलतियां, उसमें आई हुई कमियों को हम छोड़ने लगते हैं और नई अच्छाइयों को अपनाने लगते हैं, जो हमारा अनुभव होता है। और ऐसे प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, जैसे कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पहले पढ़ाना नहीं आता था, फिर आपने बीटीसी किया, बीएड किया, उसके बाद आपको पढ़ाना आ गया, क्योंकि आपने पढ़ाने का प्रशिक्षण लिया है। अब जब आप क्लास लेंगे, अब जब आप पढ़ाएंगे, तब आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको इस पढ़ाने का अनुभव रहेगा। और इन दोनों के कारण जब आप सीख जाएंगे तो आपको पढ़ाने का तरीका आ जाएगा, अर्थात आपका अधिगम हो जाएगा। अगली परिभाषा के रूप में हम विलियम वुडवर्थ को जानेंगे। विलियम वुडवर्थ ने कोई परिभाषा नहीं दी, लेकिन विलियम वुडवर्थ का एक ऐसा कथन जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया है और सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। विलियम वुडवर्थ का एक कथन है कि अधिगम एक विकास की प्रक्रिया है। जब भी हम अधिगम करते हैं तो हमारा विकास होता है, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी प्रोग्रेस होती है। और सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। एक्वायर न्यू नॉलेज एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्सेस। नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं तो नई परिस्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कैसे? हमें जो ज्ञान पहले से प्राप्त होता है उसका हम पूर्व में ही किसी परिस्थिति में प्रयोग कर चुके होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिसके लिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम नया ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों, आपने पहले अगर टेट या सीटेट का पेपर दे रखा होता है तो उससे पहले आपने परिभाषाओं को पढ़ा होगा। अगर आप उन परीक्षाओं में उनका प्रयोग कर पाते हैं तो आपका अधिगम सफल होता है। लेकिन अगर आपसे परीक्षाओं में वो परिभाषाएं गलत हो जाती हैं तो अगली आने वाली परीक्षाओं में आप उन परिभाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, उस तरीके का प्रयोग नहीं करेंगे। आप किसी दूसरे तरीके से उन परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे। फिर जब नया पेपर देंगे, नया एग्जाम देंगे और उन नए तरीके का प्रयोग करेंगे। क्योंकि दोस्तों,
पुराना ज्ञान पुरानी परिस्थितियों में हम जब प्रयोग कर चुके होते हैं तो नई परिस्थितियों के लिए हमें नए ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। अगली परिभाषा आइजेंक की। आइजेंक ने बताया नवीन और स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। न्यू सस्टेनेबल चेंजेस अधिगम नवीन और स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा आइजेंक ने दी थी। आइजेंक ने बताया कि ज्ञान कभी भी पुराना नहीं होता है। जब भी हम खुद से पहले से ही सीखे हुए ज्ञान का दोबारा से अर्जन करते हैं, दोबारा से जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वो हमारा अधिगम नहीं कहलाता है, वो हमारा रिवीजन होता है। अधिगम तभी होगा जब हमें कोई नई जानकारी प्राप्त हो या हमारा ज्ञान नवीन हो, तब अधिगम कहलाता है। पुराने ही ज्ञान का दोबारा से अर्जन करना अधिगम नहीं कहलाता है। और वो परिवर्तन स्थायी भी होना चाहिए। दोस्तों इसको हमेशा याद रखेंगे हम लोग कि परिवर्तन व्यवहार में हो, लेकिन वो परिवर्तन स्थायी हो। यदि आज परिवर्तन होता है और कल वो परिवर्तन बदल जाता है, पुनः पहले की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसा अधिगम किस काम का। अगली परिभाषा के रूप में हम एरिक्सन को जानेंगे। एरिक्सन ने बताया कि सामाजिक द्वंद्वों से उभरना, अर्थात एरिक्सन ने बताया कि अधिगम हमारे अंदर अलग अलग सामाजिक द्वंद्वों से उभरना है। सामाजिक द्वंद्वों से कैसे उभरना। दोस्तों हम समाज में रहते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कुछ क्रियाएं हमारे अनुकूल होती हैं तो कुछ क्रियाएं हमारे प्रतिकूल होती हैं। कुछ क्रियाएं लोगों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हमें अच्छी लगती हैं तो कुछ क्रियाएं हमें बुरी लगती हैं। ऐसे में यदि हम समाज के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं, तो हमारा अधिगम हो जाता है। अधिगम हो जाने का मतलब है कि हम अनुकूलन करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे ही सामाजिक द्वंद्वों से उभरने को अधिगम कहा जाता है। सामाजिक द्वंद्वों से उभरने की क्षमता को अधिगम कहा जाता है। अगली परिभाषा वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम होता है सोशल एंड कल्चरल लर्निंग। दोस्तों वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक जब जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को जानता है, उसके बाद उसका समाज, उसका परिवार होता है। बालक थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो वो समाज में अपने पास पड़ोस को जानता है। उसके बाद बालक का विद्यालय में प्रवेश होता है और उसका जो समाज होता है वो विद्यालय हो जाता है। फिर धीरे धीरे बालक जब बड़ा होता है बाहरी समाज में, बाहरी दुनिया में प्रवेश करता है। अब ऐसे में बालक क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक कृतियों को अपनाता है। समाज में जैसी मान्यताएं होती है बालक भी वैसे ही मानने लगता है। जैसी बालक की संस्कृति होती है वैसे ही बालक भी बनने लगता है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है और वहाँ रहने वाला बालक भी उसी को अपना लेता है, उसी को सीख लेता है, उसी का अर्जन कर लेता है। अधिगम की इस परिभाषा के बाद हम लोग अब्राहम मैस्लो को जानेंगे। इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि को अधिगम कहते हैं। मतलब स्वयं के संवर्धन को आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि के स्तर तक ले जाना अधिगम कहलाता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम लोग समझेंगे कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा अधिगम नहीं होता है। मतलब हम सीखते नहीं है। हम मान लीजिए हम शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, हम एक सरकारी नौकरी के तहत एक सरकारी शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान विषय को पढ़ना है। अब अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय का अधिगम करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का ज्ञान अर्जन करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को समझते हैं, तब हम एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाइड कर पाएंगे, तब जाकर के हम शिक्षक बन पाएंगे। शिक्षक बनना हमारा यदि लक्ष्य है
और उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि हो जाती है। ये अब्राहम मैस्लो ने बताया था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि कहलाता है। और ऐसी आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि जब हमें हो जाती है तब हमारा अधिगम होता है। लेविन, कुर्ट लेविन, इनका पूरा नाम कुर्ट लेविन, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का उत्पाद अधिगम कहलाता है। दोस्तों, कुर्ट लेविन ने बताया कि अधिगम व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का उत्पाद है। व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का उत्पाद कैसे? व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्सनल, आपके अपने विचार, आप कैसा सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करते हैं। जबकि सामाजिक कारकों या वातावरणीय कारकों का उत्पाद से तात्पर्य है कि वातावरण आपका कैसा है, आपका समाज कैसा है, आपका विचार जो आपने विचार दिया है वो समाज उसको स्वीकार करता है या नहीं करता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पाद निकलता है, जो परिणाम निकलता है वो आपका अधिगम कहलाता है। अर्थात उस परिणाम को आप अपने आप में समाहित कर लेते हैं, आप उस परिणाम के प्रति क्रिया करने लगते हैं, अपने व्यवहार को समाज के अनुसार बदल लेते हैं। ऐसे अधिगम को व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों का उत्पाद कहा जाता है। कुर्ट लेविन के बाद अगली परिभाषा के रूप में हम जीन पियाजे को जानेंगे। जीन पियाजे ने बताया कि अधिगम ज्ञान निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। अर्थात वातावरण से सूचनाओं को प्राप्त करके बालक नई सूचनाओं को सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माण में प्रयोग करता है। अर्थात बालक जब छोटा होता है तो वो सूचनाओं को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं करता है, वो नई सूचनाओं के द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण स्वयं करने लगता है। इसीलिए जीन पियाजे ने बालक को एक नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। दोस्तों, आज की क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जाना। आपको ये परिभाषाएं अगर पसंद आई हो, आपको ये शब्द अच्छे से समझ में आए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई शब्द जो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, जिससे अगली क्लास में मैं इन शब्दों को दूसरे तरीके से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आपको जो भी लगे, जो परिभाषा आपको लगे कि रह गई हो या फिर जो शब्द आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस क्लास के बाद दोस्तों अगली क्लास में हम अधिगम के पक्ष, अधिगम की विधियां और अधिगम के प्रकार को डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों।